एपिसोड 1083। अद्राक्ष की आवाज से वहां सन्नाटा छा गया। आयत बहुत ही ज्यादा डर के साथ अद्राक्ष को टुकुर टुकुर देख रही थी। तो वही अद्राक्ष उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसने आयत के छोटे से हाथ को झटक दिया। आयत संभाल नहीं पाए और सीधे घास पर जाकर गिर गई। घास पर गिरते ही वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अद्राक्ष को फर्क नहीं पड़ा। तो आगे बढ़ा और नीचे झुककर के आगे पीछे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? कपकेक तुरंत अद्राक्ष के सीने से लिपट गया। वो इतना मासूम बना था जैसे थोड़ी देर पहले उसने आगे से कोई शैतानी ही न किया। इधर जल्दी से अदांशी भी अद्राक्ष के सीने से लिपट गई तो दोनों भाई बहन अब बहुत ही ज्यादा मासूम लग रहे थे। अद्राक्ष ने उन दोनों को पकड़ते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहकर वो गुस्से से आयत की तरफ मुड़ा। आयत अभी भी जोर जोर से रोए जा रही थी। वो आयत को गुस्से से देखते हुए बोला, लिसन केयरफुली, अगर दोबारा से मैं तुम्हें अपने भाई बहन के करीब देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयत बिल्कुल सहन गई थी। अद्राक्ष गुस्से से कपकेक को गोद में उठाया और अदांशी के हाथ को पकड़कर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं आयत जो रो रही थी बस उन्हें दिखती रह गई। इधर डिनर कंप्लीट हो गया था, सब वापस लिविंग एरिया में आ गए थे। भाविका ने आसपास देखते हुए कहा, आयत कहाँ है? तभी अद्विका ने कहा, मैंने उसे बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया था। अब तक तो वो पक्का दोस्त बन गए होंगे, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। भाविका ने स्माइल के साथ कहा, हाँ निकलने का भी टाइम हो गया है। अद्विका स्माइल करते हुए बाहर की तरफ निकले, लेकिन जैसे ही वो गार्डन में पहुंची वो एकदम से हैरान हो गई। उस वक्त आयत रो रही थी। अद्विका ने आयत को गोद में उठाते हुए कहा, सी क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी ने डांटा? सी आयत सिसकते हुए तुरंत अद्विका के सीने से लिपट गई। अद्विका को कुछ समझ नहीं आया, वो उसे चुप करते हुए सीधे अंदर की तरफ लेकर बढ़ गई। इधर बाकी सब सोफे पर बैठे हुए थे। अंतरा रूम की तरफ ही घूरते जा रही थी। तभी उसने नाज से चिढ़कर कहा, आखिर दानिश तन्मय जी से ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं कि उन्होंने डिनर ऊपर कमरे में मंगवा लिया, जबकि ये तो डिनर पार्टी हम सब के लिए थे। ये सुनकर नाज ने कहा, शायद डैड को मिस्टर तन्मय से कुछ बिजनेस से जुड़ी बात करनी होगी। सी अंतरा ने बस मुंह बना लिया, लेकिन नाज गेट की तरफ देखने लगी। तभी अंतरा ने कहा, वैसे क्या दक्ष अभी तक वापस नहीं आया है? मुझे उससे दर्श के लिए बात करनी थी। ये सुनकर नाज ने, एक्चुअली मॉम वो दर्श को ही ढूंढने के लिए गए हैं। ये सुनकर अंतरा ने परेशान होकर कहा, सच कहूं तो मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, जहां कहीं भी होगा सही सलामत है। नाज ने इस्माइल के साथ कहा, दक्ष ढूंढने गए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। अद्विका आयत को चुप कराकर वहां लेकर आए। भाविका जी ने उसे गोद में लेते हुए प्यार से कहा, बेटा क्या हुआ, क्या तुम रो रही थी? सी आयत ने कुछ भी नहीं कहा, बस भाविका के सीने से लिपट गई। तभी अंतरा बोली, ये ठीक तो है, क्या इसे यहाँ अच्छा नहीं लगा? राजेश जी ने कहा, शायद इसे अब घर जाना है इसलिए ऐसा कर रही है, हम निकलते हैं। भाविका जी ने कहा, तन्मय कहाँ है? तभी राजेश जी ने कहा, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। सभी ने सर हिला दिया, जिसके बाद सब वहां से निकल गए। उन सब के जाने के बाद आखिर में अंतरा ने कहा, नाज दक्ष के पास कॉल करो, उससे पूछो क्या दक्ष के बारे में कुछ पता चला। ये सुनकर नाज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने किया था पर दक्ष ने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने दोबारा डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तभी वहां पर दानिश तन्मय के साथ आया था। दानिश ने स्माइल के साथ कहा, उम्मीद करता हूं हमारी ये डील हमेशा यादगार रहेगी। तन्मय के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दानिश, मैं भी यही उम्मीद करता हूं। जिसके बाद वो वहां से निकल गया। इधर उनके जाने के बाद अंतरा ने चिढ़कर कहा, दानिश ये फैमिली डिनर था या फिर कोई डील वाली डिनर? क्योंकि आप तो यहाँ थे ही नहीं, सारा टाइम सिर्फ स्टडी रूम में घुसे थे। दानिश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी सिली गर्ल? अब हमारी उम्र हो गई है, थोड़ी तो शर्म करो, बच्चों के सामने तुम कैसी बात कर रही हो? ये सुनते अंतरा ने भड़कते हुए कहा, चुप हो जाए दानिश, बेशर्मी तो आप दिखाते हैं, मैं नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दर्श की टेंशन हो रही है। इबादत परेशान है, वो तो डिनर भी नहीं कर पाए, प्लीज कुछ कीजिए, दर्श को वापस लेकर आइए, वो कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा है। ये सुनकर दानिश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, दक्ष कहाँ पर है? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, वो अपने भाई को ही ढूंढने गया है। आरव भी थोड़ी देर पहले ही निकल गया है, मुझे तो बस घबराहट हो रही है, पता नहीं दर्श कहाँ होगा, किस हालत में होगा, कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या फिर कहीं उसके साथ कोई अनहोनी। लेकिन तभी दानिश ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? पॉजिटिव सोचो, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। लेकिन नाज ने कहा, लेकिन मैं मॉम की बात से एग्री करती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना दर्श इस तरह लेट नहीं करता। तभी उन सबको इबादत बाहर जाते हुए दिखाई दी। ये देखते ही अंतरा ने घबराते हुए कहा, इबादत तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे तो पैर में स्लीपर्स भी नहीं है, सब कुछ ठीक है ना? ये कहकर उसने उसे पकड़ना चाहा। तभी इबादत ने अपना हाथ दिखा दिया, मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, अभी के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। नाज ने नासमझी में कहा, लेकिन बात क्या है इबादत? एटलीस्ट हमें कुछ तो बताओ। इबादत ने कहा, नहीं अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद भी अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है।
ये कहकर वो जैसे ही बाहर कदम रखने को हुई, उससे पहले ही दानिश की ठंडी आवाज गई, मुझे साफ साफ बताओ मैटर क्या है, तभी तुम बाहर जा सकती हो। इबादत के कदम रुक गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाए और कहा, अभी मेरे सीनियर का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि रोहन के घर में आग लग गई है और शायद भगवान उस घर के अंदर है, इसका मतलब यह है कि वो उसमें जिंदा जल रहा है। ये कहते कहते इबादत की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो वही ये सब सुनकर सब शॉक्ड हो गए, लेकिन दानिश के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। अंतरा ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये रोहन तो वही है ना जो हमारे घर भी बहुत बार आ चुका है, जो हमेशा तुम्हारी हेल्प करता है, और तो और मेरा पता भी उसने ही लगाया था। इबादत ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वो वही है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। इनफैक्ट जब मैं आप सबसे दूर थी और अदांशी को लेकर अकेले रह रही थी तभी रोहन ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं उसे किसी भाई की तरह मानती थी, पर अगर आज उसे कुछ भी हुआ होगा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नाज अंतरा तुरंत उसके पास आए। नाज ने उसे संभालते हुए कहा, इबादत तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा, जरूर घर से बाहर निकल गया होगा। तुम्हारे सीनियर ने कहा ना कि अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, तो जरूर वो सही सलामत होगा। इबादत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, इसलिए तो मैं जा रही हूं, मुझे देखना है कि आखिर असलियत में उसे हुआ क्या है। अंतरा ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगी, पहले ही दक्ष गायब है, ऊपर से दक्ष भी चला गया है, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे, उसने एक तरह से तुम्हारी मदद की है तो वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। तभी दानिश ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ मैं जाऊंगा, सिली गर्ल तुम घर में आराम करो। ये कहकर वो इबादत की तरफ बढ़ा, पर तभी अंतरा ने कहा, दानिश मैं सच में जाना चाहती हूँ। दानिश ने कहा, जितना कहा है बस इतना करो। अंतरा चुप हो गई। इबादत ने भी जल्दी से कहा, डैड ठीक कह रहे हैं, रात काफी हो गई है, मैं डैड के साथ जाऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर दर्श वापस आते हैं तो प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि वो मेरा इंतजार करें, मैंने उनसे जो बहस की थी उसके लिए मैं उनसे माफी मांग रही थी। इसी के साथ वो दानिश के साथ वहां से बाहर निकल गई और इधर बाकी सब उसे देखते रह गए। तभी नाज ने कहा, भगवान करे वो रोहन सही सलामत हो। अंतरा बोली, वो सही सलामत ही होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अचानक से आग कैसे लग गई। नाज ने कहा, ये आप कैसे सवाल कर रही है मोम, आपको पता है ना आज दिवाली है, तो जाहिर सी बात है पटाखों की वजह से ही ये हुआ होगा, इसीलिए तो गवर्नमेंट पटाखे को बैन कर देती है। अभी कुछ देर पहले राजेश अंकल ही बता रहे थे, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, हमें ही देख लो, हमने भी तो पटाखे जलाए हैं ना, जरूर इसी की वजह से उस बेचारे के घर में आग लगी होगी। ये सुनकर अंतरा ने भी अपना सिर हिलाए। इधर दूसरी तरफ राघवन अपने सीने पर घिरांश को सुलाए खुद भी सो रहा था, लेकिन तभी घिरांश को समसाते हुए अपनी आंखें खोल दिया। आंखें खोलकर वो राघवन के सीने पर बैठ गया। राघवन अभी भी सो रहा था, लेकिन घिरांश ने मुंह बना लिया और देखते देखते उसका मूड रोने जैसा बन गया। थोड़ी देर में राघवन की नींद घिरांश के रोने से खुल गई। वो जल्दबाजी के साथ बोला, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक तो है, कहीं तुम्हें सुसु तो नहीं करना, पर थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें करवाया था। ये कहकर वो उसके प्राइवेट एरिया को टच करने लगा, तो घिरांश ने तुरंत उसके हाथ को दूर झटक दिया। ये देखकर राघवन ने मुंह बनाकर कहा, तुम अभी छोटे हो, मैं इसे छू सकता हूँ, वैसे भी अगर मैं नहीं होता तो तुम नहीं होते, तो इसलिए मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन घिरांश और भी ज्यादा रोने लगा। राघवन ने जल्दी से उसे गोद में उठाते हुए कहा, अच्छा अच्छा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो। तभी घिरांश ने रोते हुए कहा, मम्मा, बूबू बूबू मम्मा। ये सुनकर राघवन ने मुंह बनाकर कहा, पर तुम्हारी माँ तो अब तक सो गई होगी, चलो मैं तुम्हें फिर बोतल दे देता हूँ। ये कहकर वो उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगा। तभी राघवन ने कहा, तुम इतना कसमसा रहे हो, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी माँ सच में सो रही होगी, उसे आधी रात को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। लेकिन घिरांश तो जैसे सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिर में राघवन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेकर जा रहा हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें आज सोने नहीं दोगे। ये सब कहते हुए वो मुंह बनाया और उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। इधर कमरे में अभी भी अधीरा की सिसकियां गूंज रही थी। अधिवीर पूरी तरह से उसमें डूब चुका था। अधीरा भी मदहोश थी, लेकिन तभी दरवाजा खटखटाते हुए राघवन ने कहा, क्या तुम दोनों अभी जाग रहे हो, वैसे शायद सो गए होंगे पर अब नहीं सो पाओगे, क्योंकि ये शैतान जाग चुका है और अधीरा के पास जाने की जिद कर रहा है, इसे भूख लगी है। अंदर अधिवीर का पूरा चेहरा काला पड़ गया। वो इरिटेशन के साथ बोला, क्या ये थोड़ी देर और नहीं रुक सकता था, अभी तो मैं पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन अधीरा ने जल्दी से अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, अधिवीर प्लीज दूर हो जाओ, वो मेरे बगैर नहीं सो पाता। अधिवीर ने चिढ़कर कहा, लेकिन अभी तक हम अपने क्लाइमैक्स पर नहीं आए। अधीरा हैरान होकर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो, बाहर डैड घिरांश को लेकर खड़े हैं और तुम्हें अभी क्लाइमैक्स पर पहुंचना है। ये सुनकर घिरांश ने अपनी भौहें चढ़ा ली, लेकिन तभी वापस से राघवन की आवाज आई, मैं बाहर खड़ा हूं, ये रो रहा है, तुम दोनों को मेरी आवाज सुनाई दे भी रही है या नहीं, या तुम दोनों चाहते हो कि मैं अंदर आ जाऊं। ये सुनते ही जल्दबाजी के साथ अधीरा ने कहा, नहीं नहीं डैड, अधिवीर आ रहे हैं, उसे लेने आप अंदर मत आइए।
इसी के साथ उसने अधिवीर को दूर कर दिया। अधिवीर उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन अधिरा ने उसे आंखें दिखाए। आखिर में अधिवीर से दूर हो गया। उसने अपने कपड़े लिए और पहनते हुए गेट की तरफ जाने लगा। इधर अधिरा ने भी जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लिया। तभी दरवाजा खुला। अधिवीर ने चिढ़कर कहा, डैड आपसे एक बच्चा भी नहीं संभाला जाता। अधिवीर की बात सुनकर लेकिन उसके चेहरे की फ्रस्ट्रेशन देखकर राघवन ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों सोने की वजह कुछ और कर रहे थे और हमने डिस्टर्ब कर दिया। अधिवीर गुस्से से घिरांश को लेते हुए बोला, एग्जैक्टली आपने डिस्टर्ब किया है, मुझे तो लगता है आपने जानबूझकर किया है। ये कहकर वो अब घिरांश को घूरने लगा तो घिरांश ने पाउट बना दिया, लेकिन अधिवीर ने चिढ़कर कहा, मुझे कोई शौक नहीं है आधी रात को अपने बेटे बहू का दरवाजा खटखटाना की। तभी अधिरा की आवाज आई, कोई बात नहीं डैड, थैंक यू, आप इसे लेकर आ गए, मुझे पता था ये मेरे बगैर नहीं सो पाएगा। राघवन ने कहा, हाँ तुम दोनों आराम करो, इसे दूध पिलाकर सुला देना। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर घिरांश अधिवीर को तिरछी निगाहों से घूर रहा था। अधिवीर ने धीरे से कहा, अगर तुम थोड़ी देर बाद आते तो शायद तुम्हें दूसरा भाई बहन मिल जाता। लेकिन घिरांश ने उससे तुरंत अपना छोटा सा मुंह फेर लिया। अधिवीर की भौहें तन गई। लेकिन तभी अधिरा ने प्यार से कहा, बेबी आपको भूख लगी है, मम्मा के पास आओ। ये कहकर उसने घिरांश को अपने गोद में लिया तो घिरांश भी तुरंत उसके सीने से लग गया। अधिरा ने उसे फीडिंग करवाना शुरू किया। इधर अधिवीर इरिटेशन में बैठ गया, पर थोड़ी ही देर में अधिरा जोर से चिल्लाई, बेबी नो। अधिवीर ये सुनते ही एकदम से उसे बस देखता रह गया। इधर दूसरी तरफ एक अपार्टमेंट के बाहर कार रुकी। इस वक्त उस अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी। चारों तरफ के लोग वहां इधर से उधर दौड़ रहे थे। फायर ब्रिगेड भी वहां पर मौजूद थी, पुलिस भी वहां पर आई हुई थी। ये सब देखकर इबादत ने दानिश से घबराते हुए कहा, गॉड आई होप रोहन ठीक हो। दानिश उसके साथ कार से बाहर निकला। वहां उसके डिपार्टमेंट के भी सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। वहां पहुंचते ही इबादत ने सबको सैल्यूट किया और जल्दबाजी के साथ बोली, रोहन कहाँ है, वो ठीक तो है ना? वो तो आग में नहीं गया था। लेकिन उन सभी ऑफिसर्स ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस सर नीचे झुका लिया। ये सब देखकर इबादत शॉक्ड होकर बोली, आप सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप सब से कुछ पूछ रही हूं, जवाब दीजिए, कहाँ है रोहन? तभी एक ऑफिसर ने आगे आते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इबादत बिल्कुल दंग रह गई और वही दानिश के भी एक्सप्रेशंस गहरी हो गए।